हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोमांटिक एज के बारे में। रोमांटिक एज के हम पोइट्स के बारे में पढ़ेंगे और राइटर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस टी कॉलरिज के बारे में। एस टी कॉलरिज जो थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया था वर्ड्सवर्थ को एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने इन द चोर ऑफ एवर एंड्यूरिंग मैन। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ को सैमुअल टोलेड ने उपाधि दी थी इन द चोर ऑफ एवर इंड्यूरिंग मैन। किसने दिया थी ये उपाधि? एस टी कॉलरिज ने विलियम वर्ड्स को दिया था। तो आपके सामने 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, डॉक्टर जॉनसन, जॉन कीट या फिर एस टी कॉलरिज। बीपीएससी में 5 तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है मोर देन वन ऑफ अबव, यानी कि 2 में से एक, या फिर एक से ज़्यादा, नन ऑफ द अबव यानी कि कोई भी नहीं। तो आप क्या ऑप्शन लगाओगे? एस टी कॉलरिज। ठीक है, एस टी कॉलरिज के बारे में हम और जान लेते हैं कि उन्होंने एस टी कॉलरिज ने और क्या बताया था विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कि वो एक प्रील्यूड थे। ठीक है, कॉलरिज वाज अ फ्रेंड ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड बोथ ऑफ देम हैव कोलैबोरेटेड फॉर मैनी सिग्निफिकेंट वर्क्स। दोनों ही जाने जाते हैं बहुत ही वर्क्स के बारे में, क्योंकि दोनों दोस्त थे तो उन्होंने कुछ वर्क्स एक साथ मिलकर किया था। अपने कोलैबोरेशन के बारे में वो जाने जाते हैं। अब हम बात करते हैं जॉन कीट्स की। कीट्स, ठीक है, जॉन कीट्स वो भी एक राइटर ही थे। बिकॉज ही हैड लेस दैन कोर्डियल रिलेशन विथ वर्ड्सवर्थ, तो इसलिए उन्होंने किसी भी चीज़ के बारे में वर्ड्सवर्थ को कोई उपाधि नहीं दी। ठीक है, डॉक्टर जॉनसन क्या थे? डॉक्टर जॉनसन वो पहले ही मर चुके थे, विलियम वर्ड्सवर्थ से पहले ही मर चुके थे, तो उन्होंने भी, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भी इस बारे में कोई अपनी राय नहीं देंगे। आउट ऑफ द 2 रिमेनिंग ऑप्शन, कोलरिज इज़ मोर लाइकली टू प्रेज वर्ड्सवर्थ, वो बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करते थे विलियम वर्ड्सवर्थ की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ड्सवर्थ द बोर्डर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। वर्ड्सवर्थ ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने दूसरा वर्क लिखा था अपना, द बॉर्डर। तो ये किस चीज़ को दर्शाता है? ये दर्शाता है प्रोज ट्रेजिडी को, नहीं, वर्ड्स ट्रेजिडी को ये दर्शाता है। ये किसकी कैटेगरी है? द बॉर्डर वर्ड्स ट्रेजिडी की कैटेगरी है। बॉर्डर उनका बहुत ही फेमस वर्क था विलियम वर्ड्सवर्थ का। ये एक ट्रेजिडी थी जिसको 5 एक्ट में किया गया था। इसमें 5 मेजर वर्क थे। ठीक है, या फिर 5 एक्ट भी कह सकते हैं। ये हुआ था 1795 to 96 में लिखा था। प्ले इज़ एन एस्ट्यूट स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर के बारे में बताता है। और ये क्या बताता है कि ह्यूमन बींग्स टुवार्ड्स सिन एंड क्राइम, जो ह्यूमन बींग्स है वो किसकी तरफ जा रहे हैं? पाप और अपराध की तरफ जा रहे हैं, सिन एंड क्राइम। ठीक है, ये प्ले बेस्ड था मटेरियल पे दैट ही गैदर्ड ड्यूरिंग दैट लॉन्ग रेजिडेंस इन फ्रांस। वो जब वर्ड्सवर्थ फ्रांस में रह रहे थे, जब युद्ध चल रहा था, पहला विश्व युद्ध चल रहा था, तो आपको पता ही है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसके बीच में था? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, रसिया, चाइना। ठीक है, 5 देश थे, उनके बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो चल रहा था। तो उस दौरान उन्होंने बॉर्डर्स लिखा था, बॉर्डर। ठीक है, इज़ कम्पोज इन द सेम ब्लैंक वर्ड्स स्टाइल, सेम ब्लैंक वर्ड स्टाइल में इसको लिखा गया था। बाद में इसको पोएम में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया था, तो इसलिए इसको वर्ड्स ट्रेजिडी कहते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वर्ड्स ट्रेजिडी होते हैं वो वर्ड्स ड्रामा भी बोल सकते हैं उसको, और ये सीन और क्राइम के लिए फेमस था। इसमें ओड और कीट्स का कोई भी रोल नहीं था। ओड क्या कहते हैं, इमोर्टली ओड एंड कीट्स ओड टू ऑटम, ये तो वर्ड्सवर्थ के ही वर्क थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू कॉलरिज, व्हाट इफ इट इज़ दैट डिजॉल्व्स, डिफ्यूजेस और डिसिपेट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट डैश एड टू यूनिफाई। तो इसमें आंसर आएगा सेकेंडरी इमेजिनेशन। इसका आंसर क्या होगा? सेकेंडरी इमेजिनेशन। सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या है? ये पोएटिक इमेजिनेशन होती है, यानी पोएट की इमेजिनेशन को सेकेंडरी इमेजिनेशन बोला जाता है। इसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? विल मतलब क्या वो चाहता है, क्या वो करना चाहता है। मेक्स आर्टिस्टिक क्रिएशन पॉसिबल। फैंसी इज़ द पावर ऑफ कंसेप्शन। फैंसी किसका पावर है? कंसेप्शन। फैंसी कंसेप्शन का पावर है, और ये रिप्रेजेंट करता है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को, कि मतलब जो आर्ट लिख रहे हैं उनके एक्सप्रेशन को प्रेजेंट करता है। और फिगर ऑफ स्पीच, कि पोइट ने किस तरह का स्पीच दिया है, उसका फिगर कैसा है।
आ में है, आ ई में है, ठीक है, या फिर ए में है, ए बी सी में है, ठीक है। द पर्पज ऑफ एपिफैनी इन अ नोवेल और अ शॉर्ट स्टोरी इज टू पॉइंट आउट अ टर्निंग पॉइंट फॉर अ कैरेक्टर। तो एपिफैनी का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि किसी भी कैरेक्टर को पॉइंट आउट करना। और सेंसिबिलिटी का जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि वो क्या लिखना चाह रहा है पोइट, उसके सरफेस स्ट्रक्चर को बताना, ठीक है, वो होती है सेंसिबिलिटी। तो मैंने आपको ये तीनों ही पॉइंट पढ़ा दिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी हु इज़ साइकी इन जॉन कीट्स ओड टू साइकी। तो ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग साइकी कौन है? जॉन कीट्स की पोइट्री में या फिर वर्क में साइकी कौन है जिन्होंने उन्होंने ओड टू साइकी लिखी थी? वो एक मोर्टल वुमेन है, क्यूपिड है, या फिर इमोर्टल वुमेन है? वो एक इमोर्टल वुमेन है, ठीक है। इमोर्टल वुमेन, देखो, ओड एक्सप्लोर्स, ओड क्या बताता है? माइथोलॉजिकल स्टोरी ऑफ साइकी एंड इरोस बताता है, जिसमें सेलिब्रेट किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइकी को फ्रॉम अ मोर्टल टू इमोर्टल, मतलब मोर्टल से इमोर्टल बन जाती है वो, ठीक है। एक अच्छी आत्मा से बुरी आत्मा बनने में टाइम नहीं लगता। ग्रीक माइथोलॉजी में क्या है? साइकी इज मोर्टल वुमेन हु बिकम्स गॉडेस, जो क्या बनती है? वो एक गॉडेस बनती है थ्रू हर यूनियन विद इरोस द गॉड ऑफ लव, गॉड ऑफ लव, ठीक है। इरोस क्या होता है? क्यूपिड होता है, और गॉड ऑफ लव बोलते हैं उसको। Keats' ode is a celebration of Psyche and her transformation from a mortal to immortal being through her union with Cupid. The poem reflects on the mythical love story and presents Psyche as a symbol of soul's journey towards fulfillment and transcendence. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि पोएम जो है वो फॉलो करता है ओड को, ठीक है, विच इज़ अ लिरिकल एंड इलाबरेट पोइटिक फॉर्म ऑफन यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस। तो उसके स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करने में ये जो पोएम होती है वो मदद करती है, ठीक है। अब देखो, मोर्टल वुमेन तो पहले से थी, वो मोर्टल से वो क्या बनती है? इमोर्टल बनती है। ओड टू साइकी में क्या बनती है? मोर्टल से इमोर्टल बनती है। क्यूपिड का मतलब तो होता है गॉड ऑफ लव, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज मैरी शैली व्हेन शी बिगेन राइटिंग फ्रैंकटेनस्टीन, ठीक है। तो वो कितने साल की थी जब उसने फ्रैंकेनस्टीन लिखा था? 18 साल की थी। फ्रैंकेनस्टीन क्या है? फ्रैंकेनस्टीन एक ट्रेजेडी है, मतलब एक स्टोरी है जो बहुत ही खतरनाक, जैसे कि हॉरर स्टोरी बोलते हैं ना, हॉरर स्टोरी, वो है वो। और वो उस टाइम 18 साल की ही थी। अब देखो, 3 लोग थे, तीनों में कंपटीशन चल गया था कि भाई कौन सबसे अच्छा हॉरर स्टोरी लिखेगा। 3 कौन थे? वो थे वो, हाँ, मैरी शैली थी, उसके उनके हस्बैंड थे, और एक और थे पर्सी, हाँ, पर्सी लॉर्ड बायरन। पर्सी उनके हस्बैंड ही थे, और एक लॉर्ड बायरन। इन तीनों में क्या हुआ था? कंपटीशन चला था कि भाई सबसे हॉरर स्टोरी कौन लिखेगा। तो सबसे हॉरर स्टोरी मैरी शैली ने लिखी थी 1816 में, ठीक है, 1816 में। मैंने जो आपको ये नोट्स दिए हैं इनको आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है। मैं इनकी हिंदी एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ, बस जितना आपको याद हो उतना याद कर लेना। और बार बार वीडियो को देखने से, शेयर करने से मेमोरी बढ़ेगी आपकी यार। देखो, 1 बार 2 बार 3 बार देखो तो ज़रूर याद ही हो जाता है, ठीक है। तो वो फ्रैंकेनस्टीन में बताती है कि इंसान ना, मतलब एक, मतलब आदमी के बारे में, एक क्या कहते हैं, साइंटिस्ट के बारे में बताती है कि वो कैसे एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ बना देता है, जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए, जनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, अनयूज़फुल है, और बहुत ही डरावनी है चीज़। तो वो बताती है कि कैसे लाशों के ढेर से वो एक फ्रैंकेनस्टीन बनाता है, ठीक है। और जैसे आपने हॉरर मूवी देखी है ना हॉलीवुड की, वही चीज़ है इसके अंदर, कि आते हैं और वैम्पायर्स और खा जाते हैं, ज़ोंबी टाइप। विच ऑफ फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग वर्क बाय बायरन इज़ नॉट अ प्ले। बायरन ने जो वर्क लिखा है वो प्ले नहीं है।
कौन सा है वो, विजन ऑफ जजमेंट, वो है विजन ऑफ जजमेंट, मैनफ्रेड नहीं है, केन नहीं है, विजन ऑफ जजमेंट है। विजन ऑफ जजमेंट में आप देखेंगे सटारिकल पोएम है, वो प्ले नहीं है, पोएम है, ठीक है। विजन ऑफ जजमेंट देख मतलब इसका नाम सुनने से लग रहा है वो एक प्ले होगा, ट्रेजिडी होगी, लेकिन ये एक पोएम है। ये 1820 में उन्होंने लिखा था। और लॉर्ड बायरन एक इंग्लिश पोएट थे, पियर थे, ठीक है। ग्रुप मतलब इनका पूरा एक ग्रुप था। ही वॉज वन ऑफ लीडिंग फिगर्स ऑफ रोमांटिक मूवमेंट। तो रोमांटिक एज के सबसे अच्छे पोएट माने जाते थे कौन, बायरन, ठीक है। मैनफ्रेड और मैरिनो फेलरियो ये प्लेस इन्होंने लिखा था लॉर्ड बायरन के साथ, ठीक है। मैनफ्रेड और मैरिनो फेलरियो ये प्ले है जो लॉर्ड बायरन ने लिखा था। केन एक ड्रामा है जो लॉर्ड बायरन ने 1821 में लिखा था, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच पेन नेम कौन सा दिया था चार्ल्स लैम्ब ने, जो उन्होंने ऐसे लिखे थे उसके लिए वो पेन नेम क्या लिया था उन्होंने, इलिया। क्या लिया था, इलिया। एला भी नहीं लिया था, आलिया भी नहीं लिया था, इलिया। क्या लिया था, इलिया। इलिया इलिया इलिया, पेन नेम इलिया, ठीक है। चार्ल्स लैम्ब जो थे, चार्ल्स लैम्ब का है ना ये, हाँ। चार्ल्स लैम्ब इंग्लिश एसेइस्ट थे, मतलब ऐसे लिखने वाले थे, पोइट लिखने वाले थे और एंटीक्वेरियन थे। और इन्होंने इलिया के ऊपर ऐसे लिखा था, पेन नेम दिया था उसे इलिया। ये एक स्टोरी थी जो शेक्सपियर से ली गई थी। Using the pen name Elia, Lamb wrote on various historical and topical subjects with nostalgia, warmth, and humorous intelligence, and his collected essays of Elia 1823 was a huge success। 1823 पे उन्होंने सक्सेस ग्रहण करी, मतलब सक्सेस पा ली थी भाई। चार्ल्स जो उन्होंने फर्स्ट यूज़ किया था सीडोनिम इलिया का, वो एक ऐसे के लिए साउथ सी हाउस के लिए क्या था, साउथ सी हाउस, इसके लिए क्या था, साउथ सी हाउस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज़ इसे मार्क कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि चार्ल्स लैम्ब जो थे उनका जन्म हुआ था 10 फरवरी 1775 और मर गए थे वो 1834 में, ठीक है, डाइड। लैम्ब स्टाइल वॉज वेरीड, उनका जो लैम्ब स्टाइल था बहुत ही अलग अलग था। वो जो ऐसे पोएम वगैरह लिखते अलग लिखते थे। ही इज़ कॉल्ड द प्रिंस, उनको क्या बोला जाता है, प्रिंस बोला जाता था। इंग्लिश ऐसे का क्या बोला जाता था, प्रिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे पोस्टह्यूमसली पब्लिश्ड नॉवल ऑफ जेन ऑस्टन क्या है, उनका जो वर्क है वो है नॉर्थैंगर एबे। क्या है, नॉर्थैंगर एबे इज़ अ कमिंग ऑफ एज नॉवल, ये एक नॉवल थी, एंड अ सटायर ऑफ गोथिक नॉवेल्स रिटन बाय जेन ऑस्टन ने लिखा था इस नॉवल को। नॉर्थैंगर एबे, नॉर्थैंगर एबे याद रख लेना, नॉर्थैंगर एबे। बेटा इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। वीडियो को बार बार देखो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपको ज़रूर याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। उन्होंने पब्लिश किया था जेन ऑस्टिन ने, शी पब्लिश 4 नॉवेल्स, 4 नॉवल पब्लिश करे थे अपने लाइफ टाइम में। सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1811, प्राइड एंड प्रीजुडिस 1813, मैन्सफील्ड पार्क 1814 एंड इमा 1815। इन दीज एंड इन पर्सियन एंड नॉर्थैंगर एबी पब्लिश टुगेदर पोस्टह्यूमसली 1817 में उन्होंने इसको पब्लिश किया था। शी विविडली डिपिक्टेड इंग्लिश मिडिल क्लास द लाइफ ड्यूरिंग द अर्ली 19th century. Austen was also influenced by Charlotte Lawrence, the female क्यूसोट। ऑस्टन जो इन्फ्लुएंस थे वो किससे इन्फ्लुएंस थे, फीमेल लेडी थी वो, उनका नाम था क्यूसोट से, ठीक है। नॉर्थैंगर एबे वाज कंप्लीटेड इन 1803 में, ये इसको कंप्लीट कर दिया गया था और ये स्टोरी कंसर्न करती है कैथरीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आ जाता है। इन सैलीज ओज़ीमैंडियस व्हाट इज प्राइमरी डिपिक्टेड टू हाईलाइट द इम्परमेनेशन ऑफ पावर, वो है अ सैटर्ड स्टैचू इन द डेजर्ट, ठीक है। जो शैली के वर्क में ओज़ीमैंडियस है, उसमें सबसे ज़्यादा डिस्कशन हुआ था, डिपिक्ट हुआ था किसके बारे में, अ शैटर्ड स्टैचू इन द डेजर्ट के बारे में, ठीक है। शैटर्ड स्टैचू इन द डेजर्ट, देखो तो ये जो वर्क है ये सिंबलाइज करता है इम्परमानेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर और ह्यूमन अचीवमेंट को सिंबलाइज करता है ये वर्क ओज़ीमैंडियस, ठीक है। ओज़ीमैंडियस। अब नेक्स्ट वर्क है क्लोजल रैक, ये जो स्टैचू है ये किसको सिंबलाइज करता है, ये करता है
emphasizing the theme of transience of power and inevitability of decay. नेक्स्ट है ओzymandias सेलिब्रेट किया जाता है प्रोफाउंड मेडिटेशन ऑन टाइम मोर्टेलिटी के लिए और hubris of those who seek to leave an ever raising mark